हाँ, तो मास्टर्स योग परंपरा जो है ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी द्वारा लिखित तेलुगु में ऑडियो है ये हमारे पास, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी द्वारा। ये एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है। जब आप इसके बारे में जानोगे, पहचानोगे, तो आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको स्वतः ही मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें जो आपके जीवन से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर हैं इस कंसेप्ट में। ये इतना सुंदर कंसेप्ट ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने हमें दिया है। जब हम इसके बारे में सुनते हैं, इस पुस्तक को पढ़ते हैं, तो हमें अपने जीवन से रिलेटेड बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो इस पुस्तक को हमें अवश्य ही पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए, और केवल एक बार ही नहीं मास्टर्स, जितनी बार भी आपको मौका मिले, हर बार इसे पढ़िए और सुनिए, क्योंकि जितनी भी बार आप इसे पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो हर बार आप मास्टर की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होंगे, और आपको कुछ ना कुछ नया अपने जीवन में ढालने के लिए, पहचानने के लिए, उससे सीखने के लिए, उससे सकारात्मक ऊर्जा लेने के लिए कुछ ना कुछ नया हर पल आपको अपने जीवन में उसमें मिलेगा। क्योंकि जब हम एक ही बार पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो मास्टर्स होता क्या है, कुछ दिनों के बाद हम उस चीजों को, कंसेप्ट को भूल जाते हैं। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए, हमें जब भी कहीं स्वाध्याय हो रहा है या, तो हमें उसका मौका बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए, और उसको जरूर अटेंड करना चाहिए, सुनना चाहिए। और हमारे पास बुक है तो उसे परचेज करें, मंगा सकते हैं तो उसे परचेज करें, और समय समय पर उसे पढ़ते रहें। पढ़ने से हमें नए नए पॉइंट्स निकल कर आते हैं हर बार, और अपने जीवन में ढालने के लिए, और उस बुक को पढ़ने के लिए हमें नई नई अपने आदतों में भी बदलाव ला पाएंगे हम, और हमारे जीवन के पन्ने भी नए नए खुलते चले जाएंगे। तो मास्टर्स, हम चलते हैं अपने कंसेप्ट पे। जैसे कि आप देख रहे हैं, योग परंपरा, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, योग और परंपरा। तो योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ होता है मास्टर्स, एकाकार होना, यानी कि मिलन होना, एक हो जाना। तो अब आप पूछेंगे मेरे से कि किसके साथ एकाकार होना है, किससे हमें मिलना है? क्या कोई बता सकता है मुझे अनम्यूट करके, पार्टिसिपेंट्स में से? योग का अर्थ क्या है? मिलना, किसके साथ मिलना? खुद खुद को खुद से मिलना। जी, वेरी गुड, परफेक्ट। प्लीज म्यूट। यस, तो बाहर तो कोई भी नहीं है ना मास्टर्स, कितना सुंदर जवाब दिया। तो हमें स्वयं से ही मिलना है, हमें अपनी पहचान खुद ही हमने खुद से ही मिलना है। तो योग का अर्थ है अपने आप से, स्वयं से मिलना। और परंपरा, परंपरा तो आप जानते ही हैं मास्टर्स, परंपरा क्या होती है? जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती ही आ रही है। तो वो क्या है? हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें शुरू की थी योग की परंपरा, ठीक है। कई सालों से ये कई बार छुप गई थी, लेकिन अब ये फिर से उभर कर बाहर आ रही है, तो उसे हम कहते हैं योग परंपरा। तो फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसके बारे में आज हम जानेंगे और पहचानेंगे कि ये योग परंपरा क्या है। अब जैसे कि आप स्लाइड में देख ही रहे हैं, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी द्वारा लिखित ये पुस्तक है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब यहाँ पर ये है हमारा जन्म परंपरा, सोल प्रोग्रेशन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सोल प्रोग्रेशन। तो ये क्या होता है मास्टर्स? आप सभी जानते हैं, जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, तो ये तो हर कण में है, कण कण में ही चेतना का विस्तार होता है। आपको सभी को पता है, मिनरल जगत है, खनिज पदार्थ हैं, जितने भी उनमें सब में चेतना होती है। पेड़ पौधों में चेतना होती है, पशु पक्षियों में चेतना होती है, हम सबके अंदर भी चेतना है। जिन लोगों ने यहाँ पर मास्टर्स हैं, योर सोल जर्नी या एक आत्मा की यात्रा पढ़ी है पीटर रिचेलो की, तो उनको पता होगा इसके बारे में कि सबसे पहले जो है, हम जो जब धरती पे एक सोल आती है, तो वो खनिज पदार्थ या छोटे से कण में उसकी चेतना का विकास होना शुरू होता है, और फिर वो धीरे धीरे वनस्पति जगत में, वनस्पति जगत से वो एनिमल किंगडम में और वाइल्ड एनिमल्स में, और वाइल्ड एनिमल से वो फिर वो जो पालतू जानवर होते हैं उनमें, क्योंकि वो हमारा प्यार, मनुष्यों का प्यार लेने के लिए आती है। फिर उसके बाद वो ह्यूमन किंगडम में आती है, उसका विकास
ह्यूमन किंगडम में होता है। बहुत से लोग यहाँ पर जानते हैं इस बात को। और जब वो चेतना वनस्पति प्लांट जगत में आती है तो तब क्या होता है मास्टर्स? तो ये जो है अपनी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में होती है, इसके पास कोई विजडम नहीं होता है यानी कि ये कोई ज्ञान नहीं होता है। तो इंडिविजुअल ग्रुप समूह में होती है, सॉरी, ये जब प्लांट किंगडम में होती है तो ग्रुप सामूहिक चेतना के रूप में होती है इसकी चेतना। और जब एनिमल किंगडम में होती है तब भी इसकी चेतना सामूहिक चेतना में होती है। और जब ये ह्यूमन किंगडम में आती है ह्यूमन की फॉर्म में, तब इसकी चेतना का विस्तार जो है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में होता है। तो इस तरह से जो आत्मा है इसका विकास जो है मिनरल किंगडम से ह्यूमन किंगडम तक धीरे धीरे होता जाता है और ये मानव का रूप ले लेती है। और जब एक बार मानव बन जाती है तो पशु जगत में ये फिर से जन्म लेने की इसे कोई आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि ये मानव बन चुकी है। और कई बार क्या होता है, कोई एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी कहते हैं, जिनके कारण कोई विशेष अनुभव इसके लेने बाकी रह गए होते हैं, तो तभी कभी कभी ये आत्मा वापस पशु जगत में जाती है, नहीं तो अन्यथा ये कभी भी वापस पशु जगत में नहीं जाती। इसकी चेतना का विस्तार हमेशा होता ही रहता है। जैसे हम क्लास 1 में गए, फिर 2 में जाते हैं, फिर 3 में जाते हैं, फिर 4 में जाते हैं। अगर आप क्लास 4 में पहुंच गए तो वापस क्लास 3 में तो नहीं जाएंगे ना। तो इसी तरह मास्टर्स, अगर हम ह्यूमन किंगडम में आ गए हैं तो हम वापस एनिमल किंगडम में नहीं जाते हैं। लेकिन कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस में अगर कोई लर्निंग हमारी रह गई है तो उसको हम लेना चाहते हैं, तब हम एनिमल किंगडम में जा सकते हैं, 1-2 जन्म लेने के लिए, वो एक्सपीरियंस लेने के लिए, तो हम उस पर जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि हम सभी आत्मा हैं, शरीर नहीं है। तो जिस प्रकार हम लोग कपड़े चेंज करते हैं, ठीक है ना, उसी प्रकार हमारी सभी जो हमारी आत्माएं हैं, तो ये सब भी शरीर को चेंज करती हैं हर जन्म में, और ये चूज करती हैं कि इस जन्म में मैंने कौन से शरीर को लेना है। तो ये आत्मा बार बार शरीर में जन्म लेती रहती है और हर जन्म में आत्मा का एक नया चुनाव होता है। तो आत्मा का जन्म शरीर में परंपरा के बारे में ही जन्म परंपरा कहलाता है मास्टर्स, यानी कि सोल प्रोग्रेशन जिसे हमने जाना। तो एक आत्मा जब धरती पर जन्म ले लेती है तो वह सबसे पहले, मैंने आपको जैसे बताया, सामूहिक आत्मा के रूप में जन्म लेती है। मिनरल किंगडम में आई, मिनरल किंगडम से वो प्लांट किंगडम में आई। तो वनस्पति जगत में वह आत्मा सामूहिक आत्मा के रूप में जन्म लेकर जब वह अपने अनुभवों को परिपूर्ण कर लेती है, उसके सारे अनुभव जब पूरे हो जाते हैं और वे पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है, तो वनस्पति साम्राज्य में तब वह जन्म लेती है पशु साम्राज्य में। और पशु साम्राज्य में जन्म लेकर वह अनुभव लेकर परिपक्व हो जाती है। तो दोनों ही साम्राज्य में परिपक्व होकर आत्मा सामूहिक रूप में रहती है। सबकी चेतना एक ही होती है, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, सबकी चेतना एक ही होती है। ग्रुप सामूहिक चेतना, ग्रुप कॉन्शियसनेस रहती है। और जैसे कि एक मेंढक है, मेंढक जो है या मछलियां हैं, जब भी कभी आपने देखा होगा, कभी बच्चे देते हैं तो बहुत सारे अंडे एक साथ तालाब में दे देते हैं, तो एक साथ बहुत सारे बच्चों को जन्म दे देते हैं। तो इसी तरह से तो हर अंडे में एक ही आत्मा विभक्त होकर जाती है। तो हर शरीर में अपने अपने अनुभवों को ग्रहण करते हुए आत्मा का यात्रा आगे बढ़ती चली जाती है। और पशु साम्राज्य में भी आत्मा अलग अलग स्तरों पर इसी प्रकार से जन्म लेती है और अनुभव ग्रहण करते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। और जब हर स्तर पर आत्मा परिपक्व होते हुए, अनुभव ग्रहण करते हुए पालतू जानवर के रूप में जन्म लेती है, आखिर में पालतू पशु हमेशा मनुष्य के पास ही रहते हैं। आप सभी को पता है, पालतू पेट एनिमल्स जो होते हैं मनुष्य के पास ही रहते हैं, क्योंकि उसे प्यार चाहिए होता है, उनका प्रेम चाहिए होता है। जैसे कि गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, घोड़े हैं, और मनुष्य के पास रहकर उन्हें बहुत सारा प्यार मिलता है, करुणा मिलती है, पैशन मिलता है। तो तब आत्मा की अगली यात्रा व्यक्तिगत आत्मा के रूप में होती है। फिर वो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में आना चाहती है,
जब वो पेट एनिमल्स बन के आ जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो फिर ह्यूमन किंगडम में जन्म लेते हैं। और अगर वो सामूहिक आत्मा के रूप में जन्म नहीं लेती है, इसमें लेती है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में जन्म लेती है, अगर उसे मनुष्य से प्यार नहीं मिलता है तो वापस सामूहिक आत्मा के रूप में पालतू जानवर बनकर जन्म लेगी। यानी कि मनुष्यों का प्यार पाने के उद्देश्य से आत्मा बार बार पशु साम्राज्य में ही जन्म लेती है। जब उन्हें मनुष्यों का करुणा प्रेम भाव मिल जाता है, तभी वह व्यक्तिगत आत्मा के रूप में जन्म लेती है। तो ये कंसेप्ट जो थे आपको, जैसे कि मैंने बताया, एक आत्मा की यात्रा पीटर रिचेलो द्वारा लिखी सोल्स जर्नी, यहाँ पर किस किस ने पढ़ी है बता सकते हैं मुझे? किसी ने पढ़ी है? जितने भी मास्टर्स हैं, किसी ने नहीं पढ़ी? एक आत्मा की यात्रा सोल्स जर्नी पीटर रिचेलो वाली? चलिए मास्टर्स, कोई बात नहीं पढ़ी है तो अब आप पढ़िएगा जरूर उस बुक को भी। तो आपको बहुत कुछ, ये पूरा जो मैंने आपको बताया है ना, एक सोल की जर्नी होती है, वो मिनरल किंगडम में आती है, फिर प्लांट किंगडम में आती है, फिर कैसे कैसे वो वाइल्ड एनिमल्स में आती है, फिर वो पेट एनिमल्स में आती है, फिर वो ह्यूमन किंगडम में आती है। ये सारा उसको पढ़ के आपको पूरा ज्ञान मिल जाएगा, उसमें पूरा बहुत अच्छे से समझाया गया है, तो आप एक एक चीज को जान पाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने देखा, स्लाइड में आप देख रहे हैं, पहले आत्मा कैसी आई? ग्रुप कॉन्शियसनेस में आई, ठीक है। फिर ग्रुप कॉन्शियसनेस से उसका विस्तार होता गया, परिपक्व होती गई, वो अनुभव लेती रही। हम लर्निंग्स लेने के लिए आते हैं ना इस अर्थ पर, जैसे मैंने आपको बताया, उसने लर्निंग्स तो ले ली, लेकिन उसके पास विजडम नहीं था, ज्ञान नहीं था। फिर वो इंडिविजुअल सोल की तरह व्यक्तिगत आत्मा के रूप में ह्यूमन किंगडम के रूप में जन्म लेती है, ह्यूमंस के रूप में। जब वो ह्यूमन बन के जन्म लेती है तो उसे फिर ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर ज्ञान का बीज अंकुरित होना शुरू हो जाता है, और जब ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है तो आप जानते ही हैं, हम सबकी सोल की जो चेतना है वो भी अलग अलग हो जाती है। हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, हमारे आकाशिक रिकॉर्ड जो हैं वो भी सबके अलग अलग लिखे गए। जब वो प्लांट किंगडम में आत्मा होती है तो सारे पूरे प्लांट का समूह जो होता है उसका इकट्ठा एक ही जगह आकाशिक रिकॉर्ड होता है, एक ही होता है। और जो हमारे ह्यूमंस का जो कार्मिक पैटर्न है, कर्मास का अकाउंट है, हमारा सबका आकाशिक रिकॉर्ड अलग अलग हो जाता है। ये हम सभी के साथ होता है। तो एक बार मनुष्य जन्म में आने के बाद तो हम क्या करते हैं, बार बार मनुष्य जन्म में आना चाहते हैं। जैसे कि आम के पेड़ पर धीरे धीरे फूल आता है पहले मास्टर, फिर फल लगते हैं, फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो आम पक जाता है, और आम पकने के बाद क्या करता है, वो अपने आप ही टूट कर भी गिर जाता है, या फिर हम पत्थर मारेंगे तो वो ये टूट के गिरेगा और हमें खाने के काम आता है। उसी तरह से हर आत्मा भी हर जन्म में मनुष्य रूप में जितना जन्म लेती है उतनी बार मनुष्य शरीर में वापस जन्म लेती है, और अनुभव लेना चाहती है। जितने अनुभव वो ग्रहण करना चाहती है वो जन्म लेती जाती है और अनुभव ग्रहण करती जाती है, लर्निंग्स, यानी कि उसका लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है, और वो उनको ग्रहण करती जाती है, इकट्ठे करती जाती है अपने अनुभवों को। हर एक जन्म में हर एक अनुभव को ग्रहण करते हुए वो आत्मा परिपक्व होती जाती है, और आत्मा की यात्रा आगे बढ़ती जाती है मास्टर्स। धीरे धीरे आत्मा की यात्रा आगे बढ़ जाती है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो अर्थ, ये जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, 3 तरीके से पत्री जी ने बताया है कि हम यहाँ पर आते हैं। एक तो मैंने आपको बताया खनिज पदार्थ, फिर उसके बाद हमारा विकास हुआ प्लांट किंगडम, फिर एनिमल किंगडम, फिर ह्यूमन किंगडम में, और फिर हम ये ह्यूमन किंगडम में आए, ठीक है। दूसरा, जैसे कि आप स्लाइड में सामने देख सकते हैं, हमारा क्या होता है, जब हम मानव बनकर पृथ्वी पर आते हैं तो एक आत्मा पूर्णात्मा बन जाती है। जब एक आत्मा पूर्णात्मा बन जाती है तो उसका कोई अंश जो है वो बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है, और जब वह अंश बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता है
तो वो अपने को क्रिएटर्स का काम करती है, अपने अस्तित्व के साथ वो को क्रिएशन का काम करती है और अपनी बहुत सारी आत्माओं का सृजन करती है, यानी कि अपनी अंश आत्माओं को इस धरती पर वो डायरेक्ट भेज देती है। उसको फिर अपनी अंश आत्माओं को वापस इस प्रोसेस से, इस साइकिल से गुजरने की जरूरत नहीं होती है कि वो पहले मिनरल किंगडम बनेंगे, फिर प्लांट्स बनेंगे, फिर वाइल्ड एनिमल्स बनेंगे, फिर पेट एनिमल्स बनेंगे, फिर ह्यूमन किंगडम में आएंगे। इतनी लंबी जर्नी की उसको जरूरत नहीं होती। जब कोई पूर्णात्मा चाहती है तो वो अपनी अंश आत्माओं को भी डायरेक्ट धरती पर जन्म लेके भेज देती है, किसी उद्देश्य की पूर्ति से। कोई कार्य करना है धरती पर, उस उद्देश्य की पूर्ति से, पर्पस होता है उनका, कोई हायर पर्पस होता है उसको पूरा करने के लिए, या फिर अपनी अंश आत्मा को वो चाहती है कि वो कुछ अनुभव ग्रहण करे, तो उसके लिए भी वो भेज देती है। तो उनके कुछ लक्ष्य प्राप्ति के कारण होते हैं, जिसके कारण एक पूर्णात्मा अपनी अंश आत्मा को धरती पर डायरेक्ट भेज सकती है। ठीक है, ये तो हुआ हमारा दूसरा। तीसरा जो ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी बताते हैं कि बहुत सारे ग्रह हैं सौर मंडल के, जैसे कि गैलेक्सीज हैं और स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, तो अलग अलग यूनिवर्स हैं। वहां से भी जीवात्मा जो है मानव के रूप में जन्म लेकर किसी मिशन के को पूरा करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने अनुभवों को लेने के लिए और अपने कुछ जरूरी कामों को अंजाम देने के लिए मानव रूप में यहाँ पर आती है। तो वो लोग भी दूसरे स्टार से, गैलेक्सी से डायरेक्ट यहाँ पर मानव रूप में धरती पर जन्म लेते हैं। तो इसलिए हम मास्टर्स क्या कह सकते हैं कि जब एक आत्मा पृथ्वी पर मानव के रूप में जन्म लेती है और विकास की सीढ़ियों को पार करते हुए बुद्धत्व को प्राप्त करती है, तो उसे ही हम योग परंपरा कहते हैं। मैं दोबारा बताती हूँ, जब एक आत्मा पृथ्वी पर मानव के रूप में जन्म लेती है और विकास की सीढ़ियों को पार करते हुए बुद्धत्व को प्राप्त करती है, यानी कि वह बुद्धत्व को प्राप्त करना मतलब एनलाइटनमेंट हो जाता है उसका, तो तब तक कि उसके जितने भी जन्म होते हैं तो उसे ही जन्म परंपरा कहते हैं। अर्थात पहले जन्म से लेकर आखिरी जन्म तक, जहां पृथ्वी पर इसका आखिरी पड़ाव है, तब तक का जो भी जन्म होता है उसे जन्म परंपरा कहते हैं। तो जैसे कि 3 तरीके मैंने आपको बताई दिए हैं किस तरीके से एक आत्मा धरती पर आती है। तो ये हुआ हमारा जन्म परंपरा, जिसे मैंने आपको बताया। अब मास्टर्स, ये भगवत गीता में भी एक श्लोक है जिसमें लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बड़े ही सुंदर तरीके से उन्होंने समझाया है कि बहुनाम जन्म नाम मनते ज्ञानवान वानमान प्रपद्यते। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या हुआ कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जब आत्मा को ज्ञान हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत जन्म हमारे बीत जाते हैं, कितने जन्म बीतते चले जाते हैं, कितने सारे जन्म तो वो प्लांट की लाइफ में, कितने सारे जन्म वो ह्यूमन लाइफ में, कितने सारे जन्म वो एनिमल की लाइफ में लेती है। तो इतने जन्म जन्मांतर बीत जाने के बाद जब वो ह्यूमन लाइफ में आती है, तब उसे ज्ञान मिलना शुरू होता है। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि कम से कम 350 से 400 500 जन्म उसके बीत जाते हैं। तो जब आत्मा मनुष्य रूप में 400 से 500 जन्म ले चुकी होती है मास्टर्स, तो आत्मा को मनुष्य के रूप में ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। और उससे पहले आत्मा को ज्ञान प्राप्त करने का कोई भी अवसर नहीं मिलता है। जब वो ह्यूमन लाइफ में आती है तभी उसे ज्ञान प्राप्त करने का, विजडम प्राप्त करने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है। सिर्फ अलग अलग स्तरों पर आत्मा अनुभव ग्रहण करती जाती है, उसके पास कोई विजडम नहीं होता जब वो प्लांट लाइफ में होती है या फिर वो एनिमल लाइफ में होती है। लेकिन 400 से 500 जन्मों के बाद मनुष्य को ज्ञानवान बनाने का सुअवसर मिलता है। जिस प्रकार हम सभी लोग बैठकर यहाँ पर ये स्वाध्याय कर रहे हैं, आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं, गीता की चर्चा कर रहे हैं, करते हैं लोग, और जो ऑलरेडी एनलाइटनमेंट मास्टर्स हैं
उनके द्वारा लिखी हुई किताबों को पढ़ते हैं, पुस्तकों को, उनके अनुभवों को शेयरिंग करते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं, तो एक ज्ञान का ही और उनके अनुभवों की चर्चा करना, तो जो ये ज्ञान हमें मिल रहा है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मास्टर्स। तो कितने लकी होते हैं हम लोग कि हमें ये विजडम मिलता है अपनी इस लाइफ में। तो कितने जन्मों के अवसर हैं जो मिला है हमें, कितने ही अपने कर्मों के बाद, अच्छे कर्मों के बाद, तो यहाँ से हमारा कार्मिक पैटर्न बनना भी शुरू हो जाता है। जो हमें पहले कभी नहीं मिला था ज्ञान, वो हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो ये जीवन, यहाँ पर ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी कहते हैं कि हमारा बहुत ही दुर्लभ होता है मास्टर्स, तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। जिस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत सारे पंडित लोग जो है हम लोगों को भौतिक लाइफ में डराते हैं कि अगर आप दुष्कर्म करोगे तो आप मतलब उस कुत्ते की योनि को प्राप्त होगे या कीट कीटाणु की योनि को प्राप्त होगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है मास्टर्स। जिस प्रकार एक बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं, क्लास 1 के बाद वो क्लास 2 में ही जाता है, या क्लास 2 के बाद सीधा क्लास 3 में ही जाता है, क्लास 3 से वो वापस नर्सरी में नहीं आएगा, नहीं आता ना, क्योंकि वो पहले ही क्लास 2 पास कर चुका है, तो अब वो 3 वापस क्यों आएगा। इसी प्रकार हम भी वो क्लास पास कर चुके हैं, हमारी आत्मा का भी विकास निरंतर होता रहता है, हम वापस कभी नहीं जाते। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अपनी लर्निंग्स लेने के लिए हमें अपने लेसन सीखने होते हैं। अगर इस जीवन में मैंने वो लेसन नहीं सीखा, तो जब तक मैं वो लेसन नहीं सीख लूंगी तो मेरे को बार बार उसी योनि में उसमें जन्म लेना पड़ेगा लेसन सीखने के लिए। तो मेरे जन्मों की संख्या जरूर बढ़ सकती है। हो सकता है कोई 200 जन्म लेकर ही एनलाइटन हो जाए, और कोई 300 जन्म लेकर एनलाइटन हो रहा है, कोई 400 जन्म लेकर एनलाइटनमेंट हो रही है किसी की। ये हमारी सोल की फ्री विल होती है कि आप उस लेसन को इसी जन्म में सीखना चाहते हैं या आगे अगले जन्म में सीखना चाहते हैं, ये आपकी अपनी विल है। जैसे कि ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी भी कहते हैं, जो करना है इसी जन्म में कर लीजिए, इसी जन्म को आखिरी जन्म बना लीजिए। अब हमारा आता है मास्टर्स कर्म परंपरा। मनुष्य जन्म में आने के बाद आत्मा किस प्रकार कर्म परंपरा में आगे बढ़ती है, यहाँ पर हम ये जानेंगे। मनुष्य योनि में जब आत्मा आती है तो उसे सबसे पहले कभी ज्ञान का अवसर नहीं मिला होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। और जिस प्रकार परिवार को छोटा में कोई बच्चा जन्म लेता है, छोटा बच्चा, तो वह खेलता रहता है 6 महीने तक, तो अपने आप से ही खेलता है, कभी हाथ पैरों से खेलेगा। आपने उसे ऑब्जर्व कीजिए, छोटे से बच्चे को वो क्या करता है, अपने हाथ पैरों से खेलता है, लेटे लेटे वह खेलता रहता है। छोटे छोटे कभी कोई खिलौना उठा लेगा, कभी कोई खिलौना उठा लेगा, और वो जब क्रॉल करने लग जाता है तो खिलौने से खेलता है, और वह अपनी दुनिया में ही मास्टर्स मस्त रहता है, उसे किसी की सुध बुध नहीं होती है। वो बच्चा इतना मस्त रहता है कि औरों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इवन। तो उसी तरह से जो आत्मा होती है ना, जब ये मनुष्य जन्म लेती है शुरू शुरू में, तो ये भी एक छोटे से बच्चे की तरह होती है, सोल की तरह, बेबी की तरह। तो हर चीज अनुभव करती रहती है, तो इसको हर चीज उस वक्त अच्छी लगती है। अरे वाह, ये चीज कितनी अच्छी है, अच्छा इसका अनुभव लेती हूँ, ये क्या है, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है, ये क्या है, ये भी अच्छा लगता है। तो उसे हर चीज जानने की, समझने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, तो वह उसी में हमेशा खोई हुई रहती है। जिस तरह एक बच्चा अपने आप में खोया हुआ रहता है, ऐसे ही जब एक आत्मा नया नया जब वुमेन किंगडम में आती है, तो वह अपने आप में ही इतना बिजी रहती है कि उसे संसारिक चीजों में इतना बिजी हो जाती है कि नई नई चीजें दिखाई देती है। तो इस तरह भौतिक संसार में भी उसे सांसारिक खेलों में ही वह आत्मा मगन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इतनी चीजें हैं, उनके अनुभव लेने में ही वह बिजी हो जाती है। तो अगर मनुष्य को तो इतना अलग अलग वो अनुभव हर चीज का लेना चाहती है, और धीरे धीरे वह आत्मा की यात्रा जो है, जीवन यात्रा आगे बढ़ती चली जाती है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, वो खाते पीते हैं, सोते हैं। इसी तरह से जो इन्फेंट सोल होती हैं, वो भी खाना पीना सोना,
बस यही काम उनका रहता है। बच्चे पैदा करना, शादी करना है, अपना स्टेटस बनाना है, हमें इन्हीं चीजों का वह अनुभव करती रहती है। उन्हें कैरियर बनाने की चिंता रहती है, पैसा कमाना है, बिजनेस करना है, उसमें बिजनेस में नाम कमाना है, बस यही सब उनके अंदर रहता है। तो जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं मास्टर्स, कर्म परंपरा में यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे नीचे क्या है, तमोगुण प्रधान कर्म। तो अब यहाँ पर आत्मा का तमोगुण प्रधान कर्म आ जाता है। सबसे पहले जब वो इन्फेंट और बेबी सोल के रूप में संसार में जब आती है, कोई भी सोल जन्म लेती है, तो वो तमोगुण प्रधान कर्म जो होता है वो उसके अंदर प्रमुख रहता है। और वह अपने संसार में, जैसे मैंने आपको बताया, अपनी भौतिक दुनिया में बहुत ज्यादा मगन रहती है। उसे खाना पीना सोना, बस इन्हीं बातों से मतलब रहता है, और किसी बात से उसे कोई मतलब नहीं होता है। उसे यही रहता है, मुझे नए नए कपड़े खरीदने हैं, नई गाड़ी खरीदनी है, नए कहीं घूमने जाना है, बड़ा मकान बनाना है, या आलीशान मकान बंगला बनाना है। फिर क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर वापस वह आत्मा जन्म लेती है, ह्यूमन किंगडम में आती है, फिर वही भौतिक जो उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं उन्हीं को पूरा करने में वह लगी रह जाती है। तो इसी प्रकार ये इसे कहते हैं तमोगुण प्रधान कर्म। तो जब ये तमोगुण प्रधान कर्म में आत्मा अनेकों नेक जन्म ले लेती है, तो क्या होता है मास्टर्स, इसमें आप 50 जन्म भी ले सकते हैं, 100 जन्म भी, 150 भी और 200 भी। मैंने आपको बताया हर आत्मा की फ्री विल होती है कि वो अपने लेसन्स कितनी जल्दी उन्हें सीखना चाहती है। आप आराम आराम से सीखना चाहते हैं तो आराम से सीखिए, कोई जल्दी नहीं है, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, ये आपकी अपनी इच्छा है और आपकी फ्री विल पर डिपेंड करता है। और आत्मा चाहती है नहीं, मेरे को तो अभी फटाफट सीखने हैं, तो वो जल्दी अपने जब लेसन लर्न कर लेगी और तो वो आगे बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से उसका जब ये जो है तमोगुण प्रधान कर्म स्ट्रांग होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर उनका कर्म कैसा होता है, खाना पीना सोना और शादी करना और बच्चे पैदा करना, जैसे मैंने आपको बताया, और अपना नेम फेम और ये सब कमाना। तो इस तरह से उसके 150 से 200 जन्म बीत जाते हैं। अब जैसे कि क्लास 1 है, उसका एग्जाम है, अगर बच्चा फेल हो गया है और उसने मेहनत नहीं की है, तो वापस उसे क्लास 1 करनी पड़ती है, करनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो फेल हो गया है। लेकिन वो नर्सरी में तो नहीं जाएगा क्योंकि वो उसको पास कर चुका है। इसी प्रकार से उसका समय व्यर्थ हो जाता है और इसी तरह से उसे दोबारा से तैयारी करनी पड़ती है। ऐसी ही हमारी आत्मा की यात्रा भी होती है मास्टर्स। आत्म विवेक से हम अपने ज्ञान को वह पाती है, और मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं लेना है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जैसे आपको बताया, अगर मैंने इस जन्म में उस टेस्ट को पास कर लिया तो मैं आगे बढ़ती चली जाऊंगी, और मुझे यहाँ पर 200 जन्म भी लेने पड़ सकते हैं तमोगुण प्रधान में। और कोई कोई आत्मा तो 50 जन्मों में ही अपनी लर्निंग को पूरा कर लेती है तमोगुण प्रधान में, और आगे बढ़ के रजोगुण प्रधान कर्म में प्रवेश कर जाती है। तो ये हमारे अपने ऊपर है कि हम कितनी जल्दी अपनी लर्निंग्स को सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम फेल हो जाएंगे तो हमें वापस वहीं पर समय बिताना होगा, उसकी टेस्ट की तैयारी करनी होगी, टेस्ट देना होगा, और जब हमारा टेस्ट क्लियर हो जाएगा तभी हम क्लास 2 में जा पाएंगे। तो ये उसी तरीके से है। तो इसमें जन्मों का कुछ डेफिनेट नहीं है कि मैंने 50 जन्म में पूरा करा तो हो सकता है आप 100 जन्मों में करें। रत्नी मिश्री आंटी ने अगर उसे 50 जन्मों में पूरा कर लिया तो हो सकता है मैंने उसे 150 जन्मों में पूरा कराओ। तो ये हमारी अपनी अपनी फ्री विल है कि आप कितनी जल्दी उसे पूरा करना चाहते हैं, लर्निंग लेना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जब तक आप फेल होते रहेंगे आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, बस ये रूल है यहाँ। तो आपको उस टेस्ट को पास करना है, अपनी लर्निंग को लेना है और आगे बढ़ जाना है। तो उतने ही जन्म, कितने जन्मों में आप करोगे ये किसी के लिए कोई डेफिनेट नहीं होता है। तो तब आत्मा रजोगुण प्रधान होकर कर्म परंपरा में पहुंचती है। अब यहाँ पर आत्मा हिंसात्मक कार्य भी करती है और दूसरों को दुख भी पहुंचाती है। जब रजोगुण प्रधान कर्म में आ जाती है तो यहाँ पर आत्मा जो है हिंसात्मक कार्य करती है,
खुद भी बहुत दुखी होती है, दूसरों को भी दुख पहुंचाती है। यहाँ पर खाना पीना सोना ये सब तो वो करती करती है, और साथ में वो और क्या चाहती है मास्टर्स? क्या कोई बता सकता है मुझे अनम्यूट करके? रजोगुण प्रधान में आत्मा और क्या चाहती है? तमोगुण में तो उसे खाना पीना सोना, बस इन्हीं घूमना फिरना इन्हीं चीजों की वो थी। अब रजोगुण में उसे क्या चाहिए? ठीक है, मैं बताती हूँ। रजोगुण, हाँ जी बोलिए। पावर। यस, गुड, वेरी गुड अनुपमा जी, बिल्कुल सही बताया। अधिकार, पावर, उसे पावर चाहिए, अधिकार चाहिए, डोमिनेटिंग नेचर। भाई मैं किसी को डोमिनेट करूं, भाई मेरी सुनो सब, मैं जैसे कह रही हूँ वैसे ही होगा, डोमिनेटिंग नेचर। यानी कि मुझे तो प्राइम मिनिस्टर ही बनना है, मुझे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कोई चिंता नहीं है, किसी का कुछ भी नुकसान होता रहे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो इस सीट पे जाके बैठना है तो बैठना ही है। तो वो इस टाइप का नेचर यहाँ पर होता है हमारा, जब आत्मा का विकास होता है तमोगुण से रजोगुण की तरफ। तो वो अपनी पावर के लिए सभी हिंसात्मक कार्य भी करना शुरू कर देते हैं, यानी कि लीडरशिप, लीड करना, युद्ध करना, बस कुछ भी करना है, मुझे बस लीडर बनना है, चाहे कुछ हो जाए, सब मेरी बात सुनेंगे, मुझे क्लास में फर्स्ट आना है तो आना ही है, बाकी सब लोग मेरे नीचे ही रहेंगे, कोई मेरे से ऊपर नहीं हो सकता। अब उसके लिए मुझे कुछ भी टेक्निक, कुछ भी अपनाना पड़े, ट्रिक्स कुछ भी करनी पड़े, वो सारी ट्रिक्स को अपनाती है यहाँ पर आत्मा, और रजोगुण प्रधान कार्मिक अपने बनाती है। तो इससे उसके कार्मिक पैटर्न भी बनने शुरू हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो खुद भी दुखी बहुत होती है और दूसरों को भी दुख पहुंचाती है। तो इसी तरह से उसका आत्मा का विकास होता चला जाता है रजोगुण प्रधान कर्म परंपरा में। तो यहाँ पर भी मास्टर्स वही चीज आती है कि वो 50 जन्म में अपनी यात्रा पूरी करती है, या 100 में, 150 में, 200 में, कोई इसके लिए ये आत्मा के ऊपर ही निर्भर करता है, आत्मा के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वह खुद तो दुख पहुंचा ही रही है, दूसरों को भी दुख पहुंचा रही है। तो इन सब कर्मिक अकाउंट को करते हुए जब आत्मा को परिपक्व हो जाती है और एक विचार जागता है आत्मा के अंदर कि मैंने सबको बहुत दुख दे दिए, बस अब और नहीं, जब ये विचार उसके मन में आता है कि बस अब और नहीं मुझे किसी को परेशान करना, किसी को मैंने अब कोई दुख नहीं पहुंचाना, मेरे कारण किसी को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, तब वो उसके जितने भी लेसन्स होते हैं रजोगुण प्रधान कर्म के, वो पूरे हो जाते हैं, और तब वो आगे बढ़ती है सतोगुण प्रधान कर्म परंपरा की तरफ। और यहाँ पर आत्मा का आगमन होता है, और यहाँ आत्मा अब और हिंसात्मक कर्म नहीं करती है, और ना ही स्वयं सहन करती है। अगर उसके साथ कोई हिंसात्मक कार्य करता भी है ना, तो वह उन कर्मों को सहन भी नहीं करती है, और ना ही वो किसी को सताती है। तो वो इतने सतोगुणी हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान का बीज जो है वो फूट चुका होता है, और उसको पूरा ज्ञान आ जाता है, हर चीज की सोच समझ आ जाती है, अवेयरनेस आ जाती है, वह प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर देती है कि अच्छा मैं अगर ऐसा करूंगी या मैं ऐसा करूंगा तो मेरा ये कार्मिक पैटर्न बनेगा, कार्मिक अकाउंट बनेगा, तो मुझे ऐसा नहीं करना है। फुल अवेयरनेस में वो आ जाती है, क्योंकि ज्ञान का बीज जो है पूरी तरीके से फूट जाता है उसके अंदर, उसको अपने दुखों से छुटकारा मिल जाता है, और आत्मा की खोज में वह आगे निकलती चली जाती है, ध्यान मार्ग में वो आ जाती है। अब मास्टर्स जैसे कि आप यहाँ स्लाइड में देख रहे हैं, जो तमोगुण प्रधान कर्मों में जब आत्मा होती है तो उसे भोग की लालसा होती है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। बता सकते हैं मुझे कौन है ये? अनम्यूट करके बताइए, चित्र में कौन है ये? नहीं पता किसी को?
नो मैम। है, बोलिए बोलिए अनुपमा जी। नहीं मैम, मेरे को तो चल रहा। कुंभकर्ण। कुंभकर्ण, अच्छा हाँ, मैं सोच भी रही थी। तो भोग की अभिलाषा में आत्मा जो है तमोगुण प्रधान कर्म में जन्म लेती है, और इसका उदाहरण है कुंभकर्ण। वो क्या करते थे, 6 महीने सोना और फिर बाकी के 6 महीने खाना पीना, यही करते थे ना। 6 महीने सोते थे और 6 महीने खाते पीते जागते थे। तो ये क्या हुआ, भोग की लालसा तमोगुण प्रधान, खाना पीना सोना, बस ये याद कर लीजिए, तमोगुण प्रधान खाना पीना सोना। इसके बाद मैंने आपको बताया था आत्मा का विकास होता है रजोगुण में, जब वो अपने सारे लेसन्स लर्न कर लेती है उसकी चेतना का विकास होता है। तो यहाँ रजोगुण में क्या होता है मास्टर्स, रजोगुण में अधिकार की लालसा, जैसे कि हमने पढ़ा था पावर, उसे पावर चाहिए होती है, अधिकार चाहिए होता है। तो ये तो सबको चित्र देखकर ही पता चल रहा है, रावण है। रावण ने क्या, तो अब आप 50 जन्म में इस रजोगुण प्रधान को पूरा कीजिए, 100 में, 150 में, ये आपकी मर्जी है, 200 में इसके लेसन्स को लर्न कर लीजिए। तो धरती का अधिकारी कौन बनना था उसे, रावण को, और पावर पाने की इच्छा थी, ठीक है, लालसा थी। तो सोसाइटी में सिर्फ मैं ही धनवान बन जाऊं, ऐसी इच्छा होती है ना हमारे अंदर कि मैं ही सोसाइटी में धनवान बन जाऊं और मेरे अलावा कोई नहीं। तो रावण को क्या था, पूरी धरती पर अधिकार जमाना चाहता था, पूरी धरती का राजा बनना चाहता था, पूरी धरती मेरे कब्जे में आ जाए, तो पावर, ठीक है। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं अगले उस पे। यहाँ पर क्या होता है, सतोगुण प्रधान कर। सतोगुण प्रधान कर में क्या होता है, आत्मा को सत्य की अभिलाषा होती है, यानी कि ज्ञान का अंकुर फूट चुका होता है। जब यहाँ पर ज्ञान का अंकुर फूट चुका होता है, इसके उदाहरण क्या लग रहे हैं आपको, चित्र देखकर बताइए, बहुत आसान है, बता सकते हैं आप। राम जी। हाँ जी, बोलिए राम, बोलिए। भगवान राम। हाँ, भगवान राम तो है ही, मतलब, लेकिन विभीषण और हनुमान जी, विभीषण और हनुमान जी ने राम जी को, राम जी तो वो सत्य के सत्य हैं, सत्य है ना, बिल्कुल। तो सत्य की खोज में कौन है सतोगुण प्रधान कर्म में, हनुमान जी और विभीषण जी। तो अब आत्मा को लगता है कि मुझे और जन्म नहीं लेने, तो ये जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, हम बार बार जन्म क्यों लेते हैं। आत्मा की मृत्यु होती है, फिर हम जन्म लेते हैं, फिर हमारी मृत्यु होती है, हम बार बार दुखी होते हैं, हिंसात्मक कार्यों को हम कर्मा करना जो है बंद कर देते हैं और सत्य की खोज करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी आत्मा पर ही डिपेंड करता है, वो सतोगुण प्रधान में कितने जन्म लेती है, 50 जन्म में इस को लर्निंग को पूरा करती है, या 100 में, 150 में, या 200 में। ये आत्मा की अपनी फ्री विल होती है, आत्मा के विवेक पर डिपेंड करता है। तो राम जी के पास जो है हनुमान जी और विभीषण जी गए थे सत्य की खोज में, जैसा कि आप चित्र में देख ही रहे हैं। तो इस तरह से हमारी आत्मा जो है जन्म लेती है, हमने ये जाना। पहले तमोगुण प्रधान कर्म में, फिर सतोगुण में, रजोगुण में, फिर सतोगुण में। तो इसे ही कहते हैं योग परंपरा। तो सतोगुण कर्म प्रधान कर्म में आत्मा के अंदर जब ज्ञान का कर्म फूटने लगता है, तो आत्माओं के अंदर शुरुआत होती है योग परंपरा की। तब आत्माओं के अंदर जो ज्ञान का चक्षु फूटता है उसे ही योग परंपरा कहते हैं मास्टर्स, जिसे कि बारे में हमारे पत्री जी ने इस पुस्तक में बताया है। तो जब वो सत्य की खोज में निकल जाते हैं और राम के पास पहुंचते हैं, जैसे कि हनुमान जी और विभीषण जी पहुंचे, तो राम कौन है, राम कौन है बता सकते हैं, बताइए अनम्यूट करके, राम कौन है। हाँ जी, सत्य। हाँ सत्य तो है, और सत्य कहाँ है, हमारे खुद के अंदर।
हमारी खुद की आत्मा। ब्रह्म ब्रह्म। और अपनी आत्मा से हम कैसे मिलेंगे? ध्यान से, अपनी सांसों के साथ एक होकर, ध्यान से। तो यहाँ से हमारी योग परंपरा की शुरुआत होती है मास्टर्स। और इसके लिए हमें बहुत ज्यादा समर्पण भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए, धैर्य चाहिए होगा। क्योंकि अगर हमें विभीषण और हनुमान जी बनना है तो हमें समर्पण भाव करना पड़ेगा ना। कितने समर्पण भाव के साथ विभीषण जी, हनुमान जी, राम जी के साथ रहते थे यार, देखा है ना आप लोगों ने। उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया था। तो हमें भी अपने आप को, अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से समर्पित करना होगा। पूरी श्रद्धा, धैर्य रखना होगा, विश्वास रखना होगा। तभी हमें अपने दुखों से छुटकारा मिलेगा और तभी हम ये सभी गुण जो है सत्य की खोज हम कर पाएंगे। तो मास्टर्स, इस स्वाध्याय को आज हम यहीं पर रोकते हैं। अब ये बहुत लंबा है। अभी तो यहाँ से हमारी असली योग परंपरा की शुरुआत होगी। तो अब अगले सेशन में हम मिलेंगे। थैंक यू मास्टर्स ज्वाइन करने के लिए आप सभी का। किसी के कोई प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। आप सभी को समझ आ गया आज का टॉपिक? थैंक यू मास्टर्स। समय भी बहुत ज्यादा हो गया है, सेशन को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए।